हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अक्षता गुप्ता और मैं वापस आप लोगों के साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 2 करने के लिए आई हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फर्स्ट पार्ट देखा था, जो कि क्या था बच्चा? कि था टर्म्स, जिसमें हमने डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, जीन, अलील, फिर उसके बाद हम लोगों ने जेनेटिक्स देखा जिसके 2 पार्ट थे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ अलील देखा। हम लोगों ने डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, हेट्रोजाइगस अलील, होमोजाइगस अलील देखा, फिनोटाइप देखा एंड जीनोटाइप देखा। ये हमारा कल का एक क्विक रिवीजन था कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। जिसको जो जो नहीं समझ में आया है वो अभी भी कमेंट कर सकता है कल की वीडियो में, और हम लोग उस चीज को वापस से किसी और फॉर्म में, वेदर इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब के लिए ही बना के उसको वापस से क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मेंडलिज्म। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसमें मेंडल की डिटेल्स देखने वाले हैं। मेंडल कौन थे? जिनने हम लोगों को बताया कि जेनेटिक्स होता क्या है। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी वजह से हमें पता चला कि हमारे पेरेंट्स से हम में कैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो मेंडल को इसलिए, क्योंकि उनने जो जो डिस्कवरी की थी, जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उससे जो जो रिजल्ट्स आए, उसके कारण हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ये क्या थे? मॉन्क थे। मॉन्क मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं वैसे मॉन्क्स होते हैं। तो ये क्या थे? ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। बेसिकली इनको गार्डनिंग बहुत पसंद थी। इनको बहुत सारे पेड़ लगाने पसंद थे और उनको ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था। तो इनने गार्डनिंग में एक प्लांट यूज किया था जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट, मटर ग्रीन वाला जो घर में खाते हैं वो। अब ये जो पी प्लांट है इसका नाम है साइंटिफिक पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। ये जो पाइसम सटाइवम है, क्या है? पाइसम सटाइवम, या हम कह सकते हैं पी प्लांट। ये जो है इस पे इनने एक्सपेरिमेंट किया था। उससे पहले इनकी बर्थ हुई थी 22 जुलाई 1822, 1822 जुलाई में। और ये कब तक रहे थे? जनवरी 1884 तक। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पाइसम सटाइवम, दैट इज पी प्लांट। कितने साल तक ले किया था बच्चा? 7 साल। कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक। अब आपको लग रहा होगा ये हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और इससे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। किसमें? हमारे नीट के एग्जाम में। एक क्वेश्चन हमें पता है 4 मार्क्स का होता है। अब भाई इतने छोटे से डेटा से अगर 4 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? छोटे से डेटा से अगर 4 मार्क्स आ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए हम लोग ये पूरा जो एनसीईआरटी में दिया है पैराग्राफ के फॉर्म में, वो मैंने इजी फॉर्म में आपके पॉइंट्स में लिख दिया है, और वो भी कौन से पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑस्ट्रियन मॉन्क, जुलाई 1822 से जनवरी 1884 तक, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पाइसम सटाइवम, पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। ठीक है? कितने साल के लिए किया था? 7 साल के लिए। कितने के लिए? 7 साल के लिए। और कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक।
अब इनका जो पेपर, जिसमें हम लोग कहते हैं ना साइंटिस्ट होते हैं तो वो साइंस पेपर निकालते हैं जो पेटेंट होता है उन सब का, तो वैसे ही इनका भी जो साइंस पेपर था जिसमें इन्होंने अपनी स्टडीज को बताया था कि क्या क्या उनने स्टडी किया है, उस पेपर का नाम था, बहुत सिंपल सा, कोई कंफ्यूज ही नहीं होना, क्या लिया था इन्होंने, पी प्लांट था, क्या प्लांट, क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। किस पे एक्सपेरिमेंट, किस पे, प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन पे, मतलब क्रॉसिंग कैसे होता है, ठीक है, उस पे इनका पेपर था। और ये पब्लिश कब किया था ना, 1865 में। अब एक बहुत अजीब सी चीज ये थी कि जो हमारे मेंडल थे वो, जब उनने ये सारी स्टडीज की, जब ये डिस्कवर किया था, उस टाइम पे वो जीत नहीं पाए थे, बेसिकली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। उनका जो पेपर था उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ नहीं किया गया था, लोगों ने माना नहीं था कि मेंडल ने जो बोला है वो सच बोला है। उसका रीजन, उसका रीजन बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है वो, बट नीट के लिए पता होना चाहिए बस। तो उसका जो रीजन है कि वाई Mendel was not successful, उसका पहला आंसर है कि इनने जो चीज एक्सपेरिमेंट में बताया था उसमें मैथमेटिक्स का यूज हुआ था। और 1865 के टाइम पे भाई बायो को ही देखना, उस टाइम पे लोग फिलोसफर थे, वो लोग ऐसे थे कि यार दुनिया कैसे बनी होगी, मैं कहां से आ गया, पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, ऐसे क्वेश्चंस पे वो लोग सोचते थे कि भाई इसके बाद, मरने के बाद क्या होगा, हम लोगों को भी अभी भी वो है, बट स्टिल भगवान होंगे कि नहीं होंगे, दुनिया कैसे बनी, ये सारे क्वेश्चंस होते थे। तो उस टाइम पे प्रॉपर साइंटिस्ट नहीं होते थे, मतलब बायो के, इसके ऐसे, मतलब मैथ्स के ऐसे साइंटिस्ट नहीं होते थे। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे आपके क्या होते थे, फिलोसफर्स होते थे जो कुछ हाइपोथेसिस देते थे या बताते थे कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, मतलब एक क्वेश्चन मार्क रहता था, ठीक है, या कुछ कुछ हाइपोथेसिस जैसी चीजें देते थे। तो उस टाइम पे जब बायो ही एक बहुत बड़ी चीज थी, उस टाइम पे उनने बायो में मैथ्स ऐड कर, ने मैथमेटिक्स का फॉर्मूलेस बताए, ने मैथ्स यूज की, तो लोगों ने बोला भाई ये तो पागल है, मैथ्स कैसे यूज कर रहा है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड कैसे हो रहा है भाई। तो यहाँ से ये उनका पहला क्या था, फॉल्ट था, या हम मतलब फॉल्ट तो नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं पहली चीज थी जिसके कारण वो अपने जीते जी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी में मैथमेटिक्स यूज किया। आप लोग कितना भी भागो मैथ से, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और अब बायो में भी मैथमेटिक्स इस चैप्टर में आएगी। दूसरा जो चीज था वो ये था कि जो मैं अभी आपको बता रही थी बच्चा, कि फिलोसफर्स होते थे कि यार कैसे हम पैदा हुए होंगे, या हम ह्यूमंस कहाँ से आए, इसी का आंसर एक साइंटिस्ट ने उस समय दिया और उनका नाम था डार्विन। आप जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर एक साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स डार्विन, वो जो डार्विन सर थे उनने उस समय ये बता दिया था कि स्पीसिएशन कैसे होती है, हम लोग कैसे, मतलब ह्यूमंस कैसे आए, और उनकी डिस्कवरी के कारण इनको इतना भाव नहीं मिला। होता है ना, जो हमारी प्रायोरिटी होती है हम उसको देखते हैं, और उस समय प्रायोरिटी क्या थी कि भाई हम लोग कैसे बने, ठीक है, ह्यूमंस कैसे आए, और उसका कोई आंसर दे रहा है तो एक जिसमें मैथमेटिक्स भी यूज किया हुआ है वो कौन देखेगा। तो
because of Darwin discovery. He was not successful. But अब भाई देखो, ये तो हो गया, सक्सेसफुल तो नहीं हुए उस टाइम पे, बट बाद में तो जाके दिमाग आया ना लोगों में। अब तो हम लोग कहते हैं ना कि कैसे भाई, मतलब अभी तो हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो प्रॉपर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, पेरेंट्स के बचाते भी हैं छोटे बच्चों को कि कैसे उनके पेरेंट्स में चीजें हैं वो बच्चों में ना आए। तो बाद में तो ये चीजें बढ़ी ना, देखा गया ना। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने इसकी वापस से डिस्कवरी की, और पता चला कि जो मेंडल बोल रहे थे वो कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही था, वो सत्य वचन थे। तो उन 3 साइंटिस्ट की वापस से कुछ कुछ काम करने के कारण मेंडल का काम वापस से देखा गया, और उसके बाद मेंडल फेमस हुए। बट दुख की खबर ये थी कि जब तक मेंडल जी मर गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो वो कभी भी उस चीज को देख ही नहीं पाए कि लोगों ने उनको कितना प्रेस किया है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि वो 3 साइंटिस्ट कौन थे जिनने इस चीज को डिस्कवर किया था। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट, ये तीनों साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे काम किया था। वो थे कार्ल कॉरिन, कार्ल कॉरिन ने काम किया था। देन ह्यूगो डेवेरिस, ह्यूगो डेवेरिस ने भी देखा था। और एरिक वैन टशमार्क, एरिक वैन टशमार्क, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, कौन कौन, कार्ल कॉरिन, ह्यूगो डेवेरिस एंड एरिक वैन टशमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट, तीनों ने अलग अलग प्लांट्स पे काम किया, तीनों अलग अलग कंट्रीज के थे, और तीनों का कंक्लूजन सेम निकला, और वो वही कंक्लूजन था जो किसका था, जो कि हमारे मेंडल सर का था। और यहाँ से हमारे मेंडल सर हीरो बने, और हम उनको अब फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी किनके बारे में, ये कुछ हिस्ट्री थी मेंडल के बारे में। अब हम लोग उनकी जो काम है जिसके कारण उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, वो हम देखने वाले हैं। हम उनके एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे नीट में। यहाँ से आ सकता है, मगर अब जहां से आएगा ही आएगा वो हम देखने वाले हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पी प्लांट ही क्यों चूज किया गया। थोड़ा सा अब एक्सपेरिमेंट देखने से पहले हम लोग पी प्लांट के बारे में देख लेते हैं कि पी प्लांट ही क्यों चूज किया गया। आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, सो दैट आई कैन रब, एंड फिर मैं बताती हूँ। चलो, सो व्हाई, एक क्वेश्चन आया, व्हाई पी प्लांट, पी प्लांट किया गया। तो इसकी पहली चीज ये है कि देखो, अब थोड़ा समझो कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे चीजें जा रही है, राइट। अब यहाँ से दूसरी चीज ये आई कि मुझे अगर एक चीज, एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें मुझे बताना है, अच्छा चलो एक छोड़ो, एक इंसान है, ठीक है, मान लेते हैं राजू, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि राजू अच्छा इंसान है या नहीं है। तो क्या मैं उससे एक बार बात करके वो बता सकती हूँ? नहीं, मुझे मल्टीपल चांस चाहिए ना, मुझे कम से कम 5-6 बार तो उससे बात करनी पड़ेगी जिससे बता पाऊं कि वो अच्छा है या नहीं है, है ना। तो ऐसे ही
अगर जहां पर मुझे ये देखना है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे चीजें जा रही है, तो उसमें मेरी एक जनरेशन से ही मैं कंफर्म कह दूंगी क्या कि ऐसा होता है? भाई उसमें तो डिसीज भी आ सकती है ना। अगर सपोज मेरे पापा से मेरे अंदर कुछ आया है, तो वो तो डिसीज भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जाएगा, है ना। कम से कम मेरे पास 5-6 जनरेशन्स तो होनी चाहिए स्टडी करने के लिए, जब भी तो मैं बता पाऊंगी कि हाँ ये होता है, मैं एक वैलिडेशन दे पाऊंगी, राइट। तो इसलिए पी प्लांट चूज किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो जनरेशन्स होती है, अब जैसे हम लोग की बात करो, हम लोग मोस्टली 3 जनरेशन साथ में रह पाते हैं, दादा दादी मम्मा पापा बच्चे, ठीक है। बच्चों के जब बच्चे जब तक होते हैं, जब तक दादा दादी चले जाते हैं, और वो भी 90 साल लगते हैं उसमें, ठीक है। 70-80 तो मान के ही चलो, है ना। तो एक साइंटिस्ट इतना काम देख सकता है इतना? वो खुद मर जाएगा या वो खुद बुढ़ा हो जाएगा तो वो कैसे देखेगा, राइट। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें 7-8 जनरेशन जल्दी से हो जाए, विद इन 1-2 साल हो जाए। जैसे इनने 7 साल काम किया, 7 साल में बहुत सारी जनरेशन आ जाए जिससे हम वैलिडेशन दे सके। तो पहला रीजन पी प्लांट चूज करने का यही है कि इसकी जो जनरेशन होती है वो जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाती है, मतलब जल्दी से रिप्रोडक्टिव एज में आ जाती है। आज बेबी पैदा हुआ, आज प्लांट जर्मिनेट हुआ, और विद इन 2-3 मंथ्स वापस से वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गया। और फिर उसने 3 महीने बाद वापस से नया जनरेशन दे दिया। ऐसे ही 3-3 4-4 महीने में वो नए नए जनरेशन देता जाएगा, तो स्टडी इजी हो जाएगी। तो पहली चीज क्या हुई, इजी जनरेशन, जनरेशनल स्टडी, ठीक है। दूसरा, अब भाई एक चीज बताओ, मान के चलो डॉगी है, डॉगी के 5-6 पिल्ले हुए ना, तो उसमें हम बता पाएंगे 5-6 पिल्लों में सब में अलग अलग चीजें हैं, वेरिएशंस हैं, तो हम ये बता पाएंगे कि यही होता है? नहीं भाई, है ना। हमको जनरेशन के साथ साथ ये भी तो देखना है कि सारे में यही हो रहा है क्या, सारे बच्चे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं क्या, जब भी तो वैलिडेट कर पाएंगे। पहली चीज, सारी जनरेशन ऐसी हो रही है क्या? पहली चीज क्या हुई, सारी जनरेशन ऐसी हो रही है क्या? दूसरी चीज क्या हुई, सारी जनरेशन में सारे बच्चे वैसे ही हो रहे हैं क्या, है ना। तो कम से कम 10-15-20-30-40-50 बच्चे तो चाहिए। ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है, एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है, बट पी प्लांट में पॉसिबल है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, राइट वर्ड होता है। ऑफस्प्रिंग इज बच्चों के लिए, इज यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या है, ज्यादा है। तीसरी चीज जिसके लिए मेजरली पी प्लांट यूज किया गया, तो ये था कि यहाँ पर जैसे कल मैं बात कर रही थी, कल की क्लास में, आंखों में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, है ना, और कंची आंखें, थोड़ा थोड़ा ऐसा बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। यहाँ पर अलील्स डिफरेंट हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं, मगर पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है या ऐसा पेड़ है, हम ये कहेंगे, जिसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ही है, मतलब दो ही है, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, या ब्लैक होगा या वाइट होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब ज्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे हम हैं, अब मैं कितनी सारी चीज है, कुछ तो हम बोल भी नहीं सकते, सिर्फ जो देख सकते हैं वही बोल सकते हैं, बालों, बालों का कलर, बालों का टेक्सचर,
जैसे किसी के कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के वेवी होते हैं। अब बालों का कलर ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ठीक है। आंख, आंख का कलर, आंख का शेप, नोज, नोज का शेप, लिप्स, लिप्स का शेप, कान, कान का शेप, है ना। सब कितने सारे तो हम बोल ही रहे हैं, ठीक है। अब अंदर हमारे कितने हैं हमें पता ही नहीं है, कैरेक्टर्स, राइट। हमारा कौन सा प्रोटीन क्या बना रहा है हमें नहीं पता, अंदर बहुत सारे, ठीक है। मगर यहाँ पर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए या इजीली समझने के लिए जब देखा तो यहाँ पर सिर्फ 7 ही कैरेक्टर्स थे, मतलब 7 कैरेक्टर्स में ही इनने पूरी स्टडी कर ली। तो वो क्या था, ओनली 7 कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर 7 है और ओनली कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, मतलब है तो कितने हुए ट्रेट्स, कितने हुए, दैट इज 7 टू 14 ट्रेट्स। 7 कैरेक्टर्स, 14 ट्रेड्स, इजी स्टडी, पढ़ लो पूरा। जनरेशंस भी बहुत सारी जल्दी आ जाएगी, कुछ ही टाइम में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जनरेशन, कम ट्रेड्स, एक्सक्यूज मी, कम कैरेक्टर्स, काम खत्म। इन सारी चीजों के कारण पी प्लांट को चूज किया गया। कौन कौन सी चीज, जनरेशंस ज्यादा कम टाइम में हो जाएगी, दूसरा ऑफस्प्रिंग ज्यादा होंगी, तीसरा 7 ही ट्रेट्स है, वो कैरेक्टर्स हैं, और सब आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, मतलब 14 ही ट्रेट्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 7 कैरेक्टर्स, वो क्या कैरेक्टर्स थे और उनकी ट्रेट्स। तो देखो, हम लोगों ने जो अभी तक अलील्स के बारे में पढ़ा था वो हम लोग कल की उससे याद करके ये चीज देखेंगे। पहले तो देखते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला कैरेक्टर स्टेम हाइट। पहला कैरेक्टर क्या है, स्टेम की हाइट, मतलब आपका पेड़ का जो स्टेम है ये लंबा है या छोटा है, ठीक है। देन दूसरा कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर, जो फूल है उसका कलर क्या है, जो वॉयलेट है, ये क्या है, टॉल, ड्रॉप, लंबा या छोटा। फ्लावर कलर क्या हुआ, वॉयलेट या वाइट, सफेद है या वॉयलेट है, ठीक है। तीसरा फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या है, कहाँ मिलता है फ्लावर। अब आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा कि फ्लावर या तो आपका टर्मिनल पे, मतलब ऐसे टॉप पे मिल सकता है, या आपका साइड में एक्सियल पे मिल सकता है। तो वही एक एक्सियल और टर्मिनल, कहाँ कहाँ फ्लावर मिलता है। देन चौथा है पॉड शेप। पॉड क्या होता है, छिलका। पॉड क्या होता है आपका, छिलका। हम सब ने वो तो देखा ही होगा ना भाई, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का ऐसे छिलका होता है, इसके अंदर ऐसे ग्रीन कलर की मटर मिलती है, राइट। तो ये हमारा छिलके को क्या बोलते हैं, पॉड। तो पॉड आपका शेप कैसा कैसा होता है, एक तो हम जो नॉर्मल घर पे खाते हैं अच्छा वाला जो आता है वो होता है इन्फ्लेटेड, तो अच्छा है वो क्या है, इन्फ्लेटेड। और जो मम्मी फेंक देती है जो ऐसे सूख जाता है वो क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, जो सुकुड़ गया वो क्या है, कंस्ट्रिक्टेड। देन उसके बाद जो 5th कैरेक्टर है वो है पॉड कलर, छिलके का कलर। अब जो अच्छा वाला है जो हम रखते हैं घर पे वो कौन सा है, ग्रीन, जो हम सब्जियों में खाते हैं। और जो फेंक दिया जाता है वो कौन सा होता है, येलो, जो सुकुड़ के खराब हो जाता है वो। अब छठा आता है सीड शेप। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं अरे भैया ये तो सीड शेप है, तो सीड जो है वो क्या होना चाहिए, जो हम खाते हैं, नहीं बच्चा, ये सीड नहीं है, ये तो हम खाते हैं। सीड वो होता है जिसको हम जर्मिनेट करते हैं, जो बोते हैं, जिससे पेड़ निकलता है। तो सीड शेप क्या होता है, एक होता है राउंड और एक होता है रिंकल, जो सूखा हुआ होता है। क्या होता है, राउंड एंड रिंकल्ड।
एंड देन जो लास्ट हमारा है 7वां कैरेक्टर, वो है सीड कलर। यहां से कंफ्यूजन होता है कि हमको क्या लगता है ये सीड है तो ये तो हरे कलर की खाते हैं, मगर ये वो वाला सीड नहीं, क्या है, जर्मिनेशन वाला सीड। और जर्मिनेशन वाला सीड कौन सा होता है? येलो, जो कि अच्छा होता है, और जो खराब हो जाता है वो थोड़ा ब्राउन से ग्रीन की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है डोमिनेंट और एक लिखा है रेसेसिव। मतलब वही जो एक एक्सप्रेस करे हमेशा वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस डोमिनेंट के प्रेजेंस में ना कर पाए वो रेसेसिव, और बिना डोमिनेंट के कर दे वो रेसेसिव। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए डोमिनेंट रेसेसिव, ये तो हमने क्या पढ़ लिया, फिनोटाइप जो हम देख सकते हैं। तो फिनोटाइप क्या हुआ? टॉल, ड्रॉप, वॉयलेट, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप तो हम लोगों ने देख लिया, फिनोटाइप हम लोगों ने देख लिया। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं जीनोटाइप। अब क्या देखते हैं हम लोग? जीनोटाइप देख, चलो अब क्या देखते हैं? जीनोटाइप। तो मेंडल ने कैसे इसको एक्सप्रेस करना बताया, मतलब इसको जीनोटाइप में कैसे लिखना बताया। उनने बोला कि जो हमारा फिनोटाइप में डोमिनेंट वाला फिनोटाइप है, उसका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में लिखेंगे तो वो डोमिनेंट रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल में लिखेंगे तो वो रिसेसिव रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका कैपिटल टी, आई गेस ये कलर दिखेगा नहीं, लेट्स टेक ग्रीन। तो इसका कैपिटल टी और इसका जीनोटाइप आपका क्या हुआ? स्मॉल टी। ठीक है, ये आपका डोमिनेंट है, ये कैपिटल वी, इसका स्मॉल वी। इससे हमें नहीं देखना है, रेसेसिव से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है। तो कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल ए एक्सियल का, स्मॉल ए टर्मिनल का, कैपिटल आई इन्फ्लेटेड का, स्मॉल आई कॉन्स्ट्रिक्टेड का, कैपिटल जी ग्रीन का, स्मॉल जी येलो का, कैपिटल आर राउंड का, स्मॉल आर रिंकल्ड का, कैपिटल वाई येलो का एंड स्मॉल वाई येलो का। तो ये हमारा जीनोटाइप फिनोटाइप एक्सप्रेशन, डोमिनेंट रेसेसिव अलील, एंड हमारे सातों के सातों कैरेक्टर्स जो पी प्लांट में मिलते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स है बच्चा पार्टी? पहला स्टेम का हाइट, फिर फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, देन छिलके का साइज, सॉरी, छिलके का शेप, छिलके का कलर, सीड का कलर और सीड का शेप। ये हमारे 7 कैरेक्टर्स हैं। ट्रेड्स की बात करें तो 2 ट्रेड्स मिलेंगे, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट ट्रेड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा जीनोटाइप रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल से डोमिनेंट में, स्मॉल से रेसेसिव में। कैपिटल से डोमिनेंट में, स्मॉल से रेसेसिव में। ये याद रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल याद रहेगा। अब हम लोग चलते हैं भाई एक्सपेरिमेंट में, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या किया था, किसने? मेंडल ने। चलो, पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो उनने बहुत सिंपल सा एक कैरेक्टर का लेके किया था। 10th क्लास में भी हम लोगों ने देखा है वो एक कैरेक्टर क्या था। चलो, पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्रॉस। तो मतलब सिंगल, यहां से हमें क्या समझ में आया? लाइफ में सिंगल,
नहीं रहने का भी पर्सनल चॉइस है भाई, मगर सिंगल कैरेक्टर का, सिंगल कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग, ठीक है। एक कैरेक्टर लो, एक ही कैरेक्टर लो, मतलब एक कैरेक्टर को ही देखो भाई। मम्मी पापा है, मेरे को उनको देखना है, तो ये सब ना देखे, मतलब हर चीज से प्रूफ ना करे कि मैं उनकी बच्ची हूँ, आंखों से ही प्रूफ कर ले, आंखों के कलर से ही प्रूफ कर ले कि हाँ यार ये मेरा बच्चा है या नहीं है, ऐसा। तो हम लोगों ने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले सिंगल कैरेक्टर में से क्या लिया, स्टेम हाइट। अब हमें पता है स्टेम हाइट जो है उसमें डोमिनेंट ट्रेट जो है हमारी, वो क्या है, टॉल, किससे रिप्रेजेंट होगी, कैपिटल टी से। और रेसेसिव ट्रेट क्या है हमारी, डॉर्फ, किससे रिप्रेजेंट होगी भाई हमारी, स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहां तक हमें पता है। अब हमें क्या करना है, मेंडल ने जो स्टडी की उसमें उन्होंने पहली चीज मेक श्योर की कि जो हमारे पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही तो देखेंगे, है ना, तो जो हमारे पेरेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, होमोजाइगस। होमोजाइगस की जगह उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, प्योर लाइन। प्योर लाइन ऐसे, प्योर मतलब जिसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि प्योर लाइन पेरेंट्स होने चाहिए। एक मदर ले लेते हैं, एक फादर ले लेते हैं, लेट्स से एक को टॉल ले लेते हैं, प्योर लाइन है, डॉर्फ ले लेते हैं, दोनों 2n होती है प्लॉइडी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये उन्होंने बोला कि पेरेंट्स हम ऐसे देंगे, ठीक है। अब देखो कल का याद रखो, 2n है, मियोसिस करेंगे जब भी n होगा, जब भी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब यहाँ देखो ये n है, इससे हम मियोसिस करेंगे, क्या करेंगे, अब मियोसिस करेंगे, ये 2n है। अब देखो ये टी भी आगे आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों सेम है तो हम कैपिटल टी लिखेंगे, राइट। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसे ही यहाँ से स्मॉल टी, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लिखना तो हमें स्मॉल टी ही है। तो हमारे गैमीट्स क्या बन गए, गैमीट्स में मतलब स्पर्म एंड ओवा में क्या, इसमें पोलन में और ओवा में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हमारा सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा, इधर से टी आएगा मदर से, इधर से स्मॉल टी आएगा, है ना। तो यहां से हमें पता चला कि वो बच्चा होगा, वो कैसा होगा, कैपिटल टी, उसके एक क्रोम पे कैपिटल टी होगा, एक पे स्मॉल टी। ये क्या हुई, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जेनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या फाइल जनरेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर, मदर कैपिटल टी, फादर स्मॉल टी, यहाँ पर मदर का एक टी लिया, कोई सा भी आएगा, कैपिटल टी आएगा, इधर से भी कोई सा आएगा, स्मॉल टी ही आएगा। जब फर्टिलाइज हुआ तो एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया। यहां से हमें क्या पता चला कि फर्स्ट जनरेशन में कितने भी बच्चे हो, अगर ये पेरेंट्स हैं, अब यहाँ से 100 बच्चे भी हों, अगर कैपिटल टी एक पेरेंट है, स्मॉल टी दूसरा पेरेंट है, अब यहाँ से कितने भी बच्चे हो, 100 भी हो, सब कैसे आएंगे फर्स्ट जनरेशन के, कैपिटल टी स्मॉल। अब जब ये देखा तो भाई जीनोटाइप तो ये हो गया हमारा, जीनोटाइप क्या हुआ फर्स्ट जनरेशन का, कैपिटल टी स्मॉल टी। बट जब हमने फिनोटाइप देखा, तो फिनोटाइप मतलब जो देख सके, तो ये क्या रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट किया टॉल को। किसको रिप्रेजेंट किया, टॉल को। तो यहां से हमारा फर्स्ट
लॉ ऑफ मेंडल आया। क्या आया? फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, जो क्या बोलता है? ये बोलता है कि टॉल की प्रेजेंस में शॉर्ट से मतलब रेसेसिव से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट अलील ही। यहां से आया फर्स्ट लॉ, जो कि क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ क्या आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है दैट डोमिनेंट allele always express एंड किसको छुपा देता है? मास्क किसको करता है? एंड मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ recessive allele and mask the expression of recessive allele। तो यहां से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल आया, मेंडलिज्म आया। क्या था वो? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला गया? एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से मियोसिस हुआ तो कैपिटल टी ही आएगा किसी भी केस में, मतलब दोनों के पास 50-50% चांसेस होती है, तो दोनों ही कैपिटल टी है तो नीचे कैपिटल टी आएगा। इधर से भी स्मॉल टी दोनों है तो नीचे स्मॉल टी आएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा जीनोटाइप है। जब हमने फिनोटाइप देखा, इसको ऑब्जर्व किया आंखों से, तो हमें क्या मिला? हमें मिला टॉल। तो वहां से एक लॉ आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि क्या बोलता है कि भाई स्मॉल वाले की या रेसेसिव वाले की नहीं सुनी जाती, नहीं एक्सप्रेशन होता। अगर एक भी क्या हो, एक भी डोमिनेंट अलील है तो वो एक्सप्रेस करेगी। अगर यहाँ से था ना कि एक ही, उससे तो हम सकते हैं, राइट? एक ही जनरेशन से तो पता नहीं कर सकते, तो उनने F2 जनरेशन देखी। F2 जनरेशन में उनने क्या देखा? F2 जनरेशन में उनने देखा, तब उनने क्या बोला? F2 जनरेशन जो है उसमें क्या करने का है? F2 जनरेशन में क्या करना है? पहली चीज तो F1 F2 जनरेशन के लिए क्या करना है? तो पहली जनरेशन आई है, F1 जनरेशन आई है, उसका क्या करना है? सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करना। सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? F1 जनरेशन में एक जो मेल है, मेल प्लांट है, और F1 जनरेशन का ही जो फीमेल प्लांट है, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग करवा दो। तो F1 जनरेशन की क्या होना है? सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन हो। अब F1 जनरेशन क्या था? पीछे से देखा जाए तो F1 जनरेशन था आपका एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब भाई इसमें से हमने एक फीमेल ली, एक मेल लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमारे पेरेंट्स ये हो गए। अब जब यहां से हम मियोसिस करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अब मियोसिस जब हुआ, तो जब दो सेल डिवाइड होंगे तो एक के पास चांस है कि वो कैपिटल टी बने, और एक सेल के पास चांस है कि वो स्मॉल टी बने, राइट? ऐसे ही ये भी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, एंड ये भी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। 50-50 प्रोबेबिलिटी है, राइट? ये हमारे गैमेट्स आ गए, है ना बच्चा? अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि अब देखो प्रोबेबिलिटी की बात है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, प्रोबेबिलिटी की बात है। जैसे कि भाई मम्मी के पास मेरे XX थे, पापा के पास XY थे,
पापा का एक्स और मम्मी का एक्स मिला तो मैं हो गई, पापा का वाई मिलता और मम्मी का एक्स मिलता तो प्रोबेबिलिटी है ना कि लड़का होगा, है ना, 50% प्रोबेबिलिटी। वैसे ही यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी चल रही है। मान लो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपका ये मिला, तो बच्चा क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये हमारी सारी क्या आ रही है, F2 जनरेशन की प्रोबेबिलिटी। F2 जनरेशन की क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी। मान लो यहां से ये जो है आया और यहां से ये आया फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बच्चा क्या कर टाइप क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो मान लो कि यहां से ये आया और यहां से ये आया, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो हम डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर हमारा इसका स्मॉल टी और इसका फ्यूजन हुआ, जब कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी का फ्यूजन हुआ, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, उस केस में हमारा क्या आएगा, स्मॉल टी। तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। अब यहाँ पर एक चीज ये हो गई है कि ये तो फर्स्ट जनरेशन में भी आया था, अगर ये तो पेरेंट्स वाला जन भी वापस आ गया, तो यहां से हमारा सेकंड लॉ आएगा, दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ क्या आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। भाई वापस से पेरेंटल आ गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां से जब स्मॉल टी आया तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये जो है रसेसिव जब साथ में हो तो वो एक्सप्रेस कर सकता है, मगर डोमिनेंट हो तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये भी चीज प्रूफ हो गई, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फर्दर प्रूफ हो गया, और लॉ ऑफ प्योरिटी भी आ गई कि पेरेंट्स पेरेंटल पेरेंटल अलील्स आर देयर। एंड दूसरी चीज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि आपका सेग्रीगेशन टूटते नहीं है, ठीक है, सिर्फ गैमेट्स बनते हैं, कहीं पे भी जाके मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो था, ये 4 के लिए तो बहुत इजी था, 4 के लिए तो भैया बहुत इजी था, मगर अगर हम लोग 2 कैरेक्टर्स लें, 3 कैरेक्टर्स लें और उनका ऐसे बनाने बैठे, सपोज ये 3 कैरेक्टर है तो 2 कैरेक्टर है, तो सपोज टी टी आर आर है, तो एक टी, चलो टी टी आर आर ले लो, एक टी एक आर, ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत सारा चक्कर है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुनेट, और उनने पुनेट स्क्वायर बनाना सिखाया। ने क्या किया, पुनेट स्क्वायर बनाना सिखाया, ठीक है। उनने ये बोला कि एक जगह मदर के जीन ले लो और एक जगह फादर के अलील्स ले लो। मदर के कैपिटल टी स्मॉल टी एक जगह लिख लो, फादर के कैपिटल टी स्मॉल टी एक जगह लिख। जब हम लोग इसको इसका मतलब अगर इसका और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल
टी कैपिटल टी से, इसका और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो हम कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसका और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी। और इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्क्वायर फॉर्म में बना दिया, तो इस चीज को हम लोग ने बोला पुनेट स्क्वायर। और ये पुनेट स्क्वायर से हम लोग कुछ चीजें बहुत इजीली देख के बता सकते हैं कि F2 में अगर एक पेरेंट्स के 4 बच्चे होंगे, F1 के 2 सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और एक पेरेंट के 4 बच्चे होंगे, तो उसमें से अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल टी एक बार आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आ सकता है, 1 2, और स्मॉल टी एक बार आ सकता है। जीनोटाइप क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो हम लोग अगर देखें तो कैपिटल टी पेरेंट्स क्या वो कर रहे थे शो, कैपिटल टी क्या था, टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में आया था, वो भी क्या दिख रहा था, टॉल दिख रहा था। तो 1 2 3 3 टॉल दिख रहे थे हमें। और पेरेंट्स का देखें, पेरेंट का स्मॉल टी क्या था, डॉर्फ था, तो एक डॉर्फ। अगर 4 बच्चे हुए तो उसमें से 3 टॉल होंगे और एक चांस है कि डॉर्फ हो। ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है एक्सक्यूज मी, कि कौन सा अलील फर्टिलाइज हो रहा है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। यहां से हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं और जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, टॉल रेशियो डॉर्फ कितना होगा, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी स्मॉल। तो ये क्या हुआ, 1, ये 2, ये 1, तो 1:2:1 इज जीनोटिपिक रेशियो और 3:1 इज फिनोटिपिक रेशियो। ये हमें याद रखना है, और इजीली अगर याद ना हो तो बन भी जाएगा। फिनोटाइप कितने हैं आपके, 2 ही थे भाई, पेरेंट्स भी तो 2 ही टाइप के थे, टॉल और डॉर्फ। तो देखे थे कैरेक्टर्स 2 ही हो सकते हैं, टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। तो टॉल कितने हो सकते हैं F2 जनरेशन में, 3, और डॉर्फ कितने हो सकते हैं, 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, क्या क्या हमने देखा, F1 जनरेशन आपने पेरेंट्स लिए कैपिटल टी के, स्मॉल टी के, तो 2 तो जीनोटाइप ये हो गए। F1 जनरेशन में एक और बन गया इनका मिक्स होके, फर्टिलाइज हो गए, कैपिटल टी तो यहाँ पर 2 क्या हो गए, 3 क्या हो गए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनका रेशियो देखें तो कैपिटल टी एक बार बन रहा है 4 में से, कैपिटल टी 2 बार बन रहा है 4 में से, और स्मॉल टी एक बार बन रहा है 4 में से। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:1, 1:2:1 इज जीनोटिपिक रेशियो, 3:1 इज फिनोटिपिक रेशियो। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि क्या था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोग बिफोर, आई गेस आप लोगों को एक बार इसका
ले लेना चाहिए और स्क्रीनशॉट जी। नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड। यहां से आपका हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया है। अब बिफोर गोइंग टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, इसका मतलब डाई मतलब दो, दो कैरेक्टर्स। यहाँ पर उन्होंने आगे क्या किया? दो कैरेक्टर्स लेके क्रॉस किया, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दैट हम लोग एक बार इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायरेक्ट भी आ जाता है कि भाई फिनोटिपिक रेशो या जीनोटिपिक रेशो क्या है, और उसके अलावा हमारा एक और टाइप आ सकता है कि मैं यहाँ पर ही आपको बता देती हूँ। ये बोल देते हैं कि मान लो आपके जो ऑफस्प्रिंग है, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो है 1000, है ना। तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 1000 है, तो आपका टी टी कैपिटल स्मॉल टी वाले ऑफस्प्रिंग कितने होंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमारे 4 में 4 में 2 हो रहे हैं, मतलब क्या है? 50%, राइट। तो 1000 में कितने होंगे? 1000 में आपके क्या होंगे? 50%, मतलब 500, राइट। अगर आपसे पूछेंगे 1000 में ही स्मॉल टी वाले कितने होंगे? 50% का भी हाफ है वो, 500 का हाफ कितना हुआ? 2। ऐसे कैपिटल टी भी निकाल लेंगे। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेशो के हिसाब से। तो आपको जीनोटाइप के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, फिनोटाइप के हिसाब से भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा जो है वो 2 कैरेक्टर्स का है। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि वो 2 कैरेक्टर्स क्या हैं, और F1 जनरेशन तक देखेंगे। F2 जनरेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मान कोई भी 2 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो उन लोगों ने कैरेक्टर्स लिए, एक तो सीड का शेप और एक सीड का कलर। कौन सा लिया? सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप क्या था? डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करें तो सीड शेप क्या था आपका? राउंड, डोमिनेंट, कैपिटल आर, और रिंकल्ड, रिसेसिव, स्मॉल आर, ठीक है। राउंड, डोमिनेंट, कैपिटल आर, रिंकल्ड, रिसेसिव, स्मॉल आर। सीड कलर क्या था? सीड का जो जर्मिनेट हो रहा है उसका कलर येलो, डोमिनेंट, कैपिटल वाई, और ग्रीन, रिसेसिव, स्मॉल वाई, ठीक है। अब वही चीज आ गई वापस से, पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? प्योर लाइन या होमोजाइगस। चलो लेके चलते हैं। मदर, फादर, 2 कैरेक्टर्स हैं, एक ही क्रोमोसोम पे मान के चलो कि 2 आपके अलील्स वो मिल रहे हैं। तो मान के चलो ये क्या है आपका? कैपिटल आर इसमें, और इसका स्मॉल वाई मिल रहा है। मतलब मदर में सीड शेप डोमिनेंट है और सीड कलर रिसेसिव है। फादर में फादर में सीड शेप रिसेसिव है और सीड कलर डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां से हम लोगों का मियोसिस होगा, राइट, और गैमेट्स बनेंगे,
क्या बनेंगे गैमेट्स? कैपिटल आर या कैपिटल आर से नीचे कोई सा भी जाए कैपिटल आर ही जाएगा। स्मॉल वाई से नीचे कोई भी जाए गैमेट में तो स्मॉल वाई जाएगा। तो एक गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, और इधर से स्मॉल आर का। या तो ये जाए या ये जाए, 50-50% दोनों के चांसेस है, बट दोनों क्या है? स्मॉल आर। ये जाए या ये जाए, दोनों के 50-50% चांसेस है, बट कोई भी जाएगा क्या रहेगा? कैपिटल वाई। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जैसे वहां पर भी हाइब्रिड बना था फर्स्ट जनरेशन में, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपकी फर्स्ट जनरेशन में आएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखते हुए हम देखेंगे तो ये कौन सा होगा? यहाँ पर पहले इधर क्या भी फिनोटाइप लिख लेते हैं एक बार हम लोग। ये क्या है फिनोटाइप? राउंड स्मॉल वाई इज ग्रीन। ये क्या है? राउंड ग्रीन। और ये क्या है? रिंकल्ड येलो। मैं राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन भी ले सकती थी, है ना, दोनों वे में ले सकती थी। ठीक है, ये क्या बनेगा? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आर स्मॉल आर, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है? रेसेसिव है। हमें किससे मतलब है? डोमिनेंट अलील से। डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगी तो ये क्या बनेगा? राउंड बनेगा। और इधर भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल वाई हमें पता है, क्योंकि एक भी अगर डोमिनेंट अलील आया तो उसी का एक्सप्रेशन होगा, तो ये क्या बनेगा? येलो। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा हमेशा क्या बनेगा? फर्स्ट जनरेशन में हमेशा क्या बन रहा है बच्चा? राउंड येलो। क्या बनेगा? राउंड येलो। तो यहां तक हमारा हुआ F1 जनरेशन। अब क्या वो था कि F2 जनरेशन के लिए हमें क्या चाहिए था? कि सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन हो इसका, F1 जनरेशन का। F1 जनरेशन क्या थी? आर आर वाई वाई मेल, आर आर वाई वाई मेल, इसका क्रॉस हो। ठीक है, अब हमें इनका मियोसिस करके गैमेट्स बताने, क्या क्या पॉसिबिलिटी है गैमेट्स की, ये मैं बताऊंगी कल। मगर इसके लिए आपके पास होमवर्क है कि आपको बिना बुक देखे, थोड़ा बहुत 11th का आता होगा, तो आपको गैमेट्स देख के इस वीडियो के कमेंट्स में डालने कि क्या क्या गैमेट्स की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका होमवर्क है, और जिसने 11th अच्छे से नहीं किए उसके लिए हम कल गैमेट्स देखेंगे क्या बनेगा। तो आज हम अगर रिवाइज करें तो हमने क्या देखा? मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि उन्होंने पी प्लांट क्यों किया था, क्यों वो अनसक्सेसफुल थे, किनने रीडिस्कवरी की। फिर हम लोगों ने कैरेक्टर्स देखे, क्योंकि प्री प्लांट का सबसे बड़ा खूबी यही था कि कैरेक्टर्स वहां पर कितने थे और 14 ट्रेट्स थे। हमने डोमिनेंट कैसे, उसका जीनोटाइप कैसे लिखते हैं और रेसेसिव का कैसे लिखते हैं ये देखा। फिर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा करके देखा, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखा, एंड देन हम लोगों ने डाई हाइब्रिड स्टार्ट किया। अब कल हम लोग डाई हाइब्रिड खत्म करके इसके क्वेश्चन करके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहें और हम लोग बहुत इजी और फन वे में डॉक्टर बन जाए। तो थैंक यू, नाइस डे, गुड नाइट गाइस, बाय।